नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपकी चल रही है, जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यूज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। आइए आज से आपकी जो सेकंड यूनिट है, जिसका नाम है सेकंड एंड थर्ड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। और उसका ये सेकंड यूनिट की जो एमसीक्यूज़ हैं उसका ये फर्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है जी। तो ये सीरीज जारी रहे, इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि इस तरीके के स्टूडेंट्स चैनल पर हैं तो उनके लिए काम करने का मन भी करे, है ना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस यूनिट का एमसीक्यूज़ में। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो लिखा है, क्या लिखा है? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो कार्यकारी पदार्थ है, उसकी एंट्रोपी में चेंज क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस की मेजरमेंट है, रैंडमनेस की, डिसऑर्डरनेस की, यानी अव्यवस्था जो होती है किसी पदार्थ के भीतर किस तरीके से मॉलिक्यूल्स बिखरे हुए हैं। जितने ज़्यादा बिखरे हुए हैं उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होती है, कम बिखरे हुए हैं तो एंट्रोपी उतनी कम होती है। एंट्रोपी क्या है मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है, आप थ्योरी के लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है जी। प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्मल फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर या थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, आप देख लेंगे। ठीक है जी। तो थ्योरी पढ़ने के बाद आप एमसीक्यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती हैं चीज़ें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ शुरुआत से ही कि आप पहले थ्योरी के लेक्चर्स को देखें अच्छे से। ठीक है जी। तो द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, कार्नोट साइकिल। देखो कार्नोट साइकिल जो है वो आपका रिवर्सिबल साइकिल होता है, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। ठीक है जी। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम यानी देखो रिवर्सिबल साइकिल है ये कार्नोट साइकिल जो होता है। इस तरीके से आप बनाते हैं, आपको याद हो तो। ठीक है जी, इस तरीके का। तो जहाँ से चले वहीं आ जाते हैं घूम फिर कर। तो ये कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होता है। और आप याद रखेंगे रिवर्सिबल साइकिल में, है ना, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए या रिवर्सिबल साइकिल के लिए, ठीक है जी, जो आपका क्या होता है एंट्रोपी चेंज, जिसे आप डेल्टा क्यू कह सकते हो, है ना, या डी क्यू कह सकते हो, वो आपका कितना होता है? 0 होता है। ठीक है जी। एंट्रोपी चेंज यानी कि एंट्रोपी कैसी रहती है? कांस्टेंट। डी क्यू नहीं, डी एस। एंट्रोपी को तो एस से लिखते हैं, तो डी एस या डेल्टा एस वो आपको कैसा रहेगा? 0 रहेगा, यानी कि एंट्रोपी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है जी। तो ये बात आप याद रखेंगे, बार बार यूज होगा इसका। तो लिखा है द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में जो चेंज है किसके लिए? कार्नोट साइकिल के लिए। तो कार्नोट साइकिल मैंने बताया रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसके आप इस, और एंट्रोपी चेंज ना पूछे, एंट्रोपी पूछ ले तो कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी। तो इसका 0 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है जी, यानी फर्स्ट का सी। क्लियर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखें क्या कहा उसने। सेकंड में इसने कहा इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है जी। देखो रिवर्सिबल है ना मेन चीज़ तो, और एडियाबैटिक भी है। तो आप याद रखेंगे रिवर्सिबल में मैंने बताया डेल्टा एस 0 होता है, यानी एस क्या रहता है? कांस्टेंट। अभी तो बताया। ठीक है जी। यानी एंट्रोपी कैसी रहती है? हमेशा कांस्टेंट। अभी बताया मैंने फर्स्ट में। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इसके बाद देखो द चेंज इन एंट्रोपी। जो एंट्रोपी में चेंज है ऑफ ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के, है ना, एक मोल में जो एंट्रोपी में चेंज है, व्हेन द गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन, जब गैस का फ्री एक्सपेंशन होता है, स्वतंत्र प्रसार होता है, तो एंट्रोपी में चेंज बताओ किसी आइडियल गैस के 1 मोल के लिए। ठीक है जी। तो मैं आपको बता दूं जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी किसके लिए? फॉर फ्री एक्सपेंशन। इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है। ठीक है जी। तो डेरिवेशन आप देख लेंगे
वहाँ से ये पता चलता है कि एंट्रोपी 0 से बड़ी होती है, यानी कि एंट्रोपी बढ़ती है। फ्री एक्सपेंशन के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है जी, क्लियर है। तो डेल्टा एस जो है ना वो 0 से बड़ा होता है, यानी चेंज इन एंट्रोपी 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, यानी बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है जी। तो कह रहा है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसी होगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। तीसरे का ए आ गया, थर्ड का ए। ठीक है जी। तो क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वही 0 से बड़ी, या आप ऐसे कह दो पॉजिटिव, यानी बढ़ती है। बढ़ती है मतलब पॉजिटिव। चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा फ्री एक्सपेंशन के लिए। डेरिवेशन करा रखा है, बाकी आप वहाँ पे भी समझाया होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो एंट्रोपी है सिस्टम की, उसमें क्या होता है। तो मैंने बताया, देखो बार बार रिपीट हो रही है चीज़ें। रिवर्सिबल के लिए बताया मैंने, एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। ठीक है जी, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है जी। तो कह रहा है 4th है ना ये, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सिस्टम की कैसी रहती है, तो रिमेंस कांस्टेंट आ जाएगा, यानी 4th का कितना हो जाएगा, डी। 4th का डी। क्लियर है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो 5 में कह रहा है द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो एंट्रोपी है सिस्टम की किसमें, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो मैंने रिवर्सिबल का तो बता दिया, इरिवर्सिबल का और सुन लो। इरिवर्सिबल प्रोसेस, देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है ना वो आपकी बढ़ जाती है। ठीक है जी, यानी 0 से ज़्यादा रहती है। डेल्टा एस जो है 0 से ज़्यादा रहता है, बढ़ जाती है एंट्रोपी, तो इसको एंट्रोपी चेंज 0 से बड़ा होगा। तो 4th 5th है ना ये। तो एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम कैसी होती है, तो बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती है, मैंने बताया 0 से बड़ी, तो इसका मतलब बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। तो 5th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, बात आई समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा, एंट्रोपी किसकी मेजरमेंट है। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया डिसऑर्डरनेस की मेजरमेंट है ना, बिखराव की है ना, जैसे आप रैंडमनेस भी कह सकते हो। तो डिसऑर्डर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है जी, डिसऑर्डरनेस कह दो या डिसऑर्डर कह दो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एंट्रोपी किसकी है मेजरमेंट, डिसऑर्डरनेस की या डिसऑर्डर की या रैंडमनेस की, यानी बिखराव की। ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन विच स्टेट, तो किस स्टेट में, जिस स्टेट में बिखराव है ना ज़्यादा होगा वही स्टेट की एंट्रोपी ज़्यादा हो जाएगी। तो बिखराव किस में है ज़्यादा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, या तीनों स्टेट में सेम रहता है। तो गैस में मॉलिक्यूल्स बिखरे रहते हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी है ना वो गैस की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। क्योंकि रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होती है गैस में, मॉलिक्यूल्स बिखरे रहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपसे कहा इन ए नेचुरल प्रोसेस, किसी नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो क्या होती है। तो नेचुरल प्रोसेस मैंने आपको बताया नहीं, बल्कि पहले ही बताया हुआ थ्योरी में, अब बता दूं। नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं सारे, अधिकांश, सारे तो नहीं कह सकते, वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है। जो प्राकृतिक घटना है ना, मतलब जो प्राकृतिक प्रोसेस है, पढ़ा रखा है सब मैंने, देख लेंगे आप थ्योरी में, वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय। ठीक है जी, क्लियर है। तो इरिवर्सिबल होते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब नेचुरल प्रोसेस कैसे हैं, इरिवर्सिबल। तो कह रहा है नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे रहती है, तो नेचुरल मतलब इरिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल में तो मैंने बताया डेल्टा एस 0 से बड़ा रहता है, यानी एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसका मतलब है नेचुरल प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ती है मतलब इंक्रीजेज आना चाहिए। तो 8वें का है ना ए। क्लियर है, आया समझ में। तो नेचुरल प्रोसेस यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस। 8वें के बाद है इसका, बास के बाद है नोवा। नोवा है नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है नेट कार्नोट साइकिल में। तो अभी मैंने फिर आपको बार बार देखो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कार्नोट साइकिल यानी कि रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है जी, कार्नोट साइकिल कह दो या रिवर्सिबल कह दो,
और इसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो कितना रहता है 0। ठीक है जी। तो 9th का आपका क्या आना चाहिए ए। ठीक है जी, 9th का ए। क्लियर। तो इस तरीके से ये 9th क्वेश्चन है आपका। अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन भी आपका रिपीट सही है। इसके बाद देखें आप क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे। एक कार्नोट इंजन का क्वेश्चन आ गया, ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा टेम्परेचर वाला तो सोर्स होता है और सोर्स का टेम्परेचर को आप T1 से डिनोट करते हैं। 273 जोड़ोगे तो 373 आ जाएगा केल्विन में। और T2 दे रखा है, यानी सिंक का टेम्परेचर कम वाला T2 से डिनोट करते हैं। इसे भी है ना, कितना हो जाएगा 273 जोड़ोगे 50 में तो 323 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और आप देखें क्या पूछा है आपसे, इफ़िशियंसी बता दो। इफ़िशियंसी यानी ईटा बराबर क्या, क्लियर है। तो आप जानते हैं ईटा बराबर होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1 कार्नोट हीट इंजन के लिए। तो 1 माइनस T2 कितना है 323 और ये 373। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 50 बचेगा ऊपर, 373 माइनस 323 करोगे और बटे में 373। ठीक है जी, कैलकुलेट आप कर लियो। तो 10th का मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 10th का आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 13 पॉइंट ये आएगा। परसेंटेज में निकाल लियो ना, परसेंटेज में निकालते हैं कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से तो परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड करते हैं और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। तो परसेंट में आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके आप देख लोगे। डिवाइड करना तो मुझे आपको सिखाना नहीं है। तो 10th का आपका क्या आ जाएगा ए। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। ईटा दे रखा है कितना 0.4 और आपसे कहा टेम्परेचर सिंक का दे रखा है, यानी T2 कितना 27 डिग्री सेल्सियस। 273 जोड़ोगे तो 300 हो जाएगा ना। ठीक है जी। टेम्परेचर सोर्स का बता दो यानी T1, तो इसे भी आप कर लेंगे। ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ईटा दे रखा है 0.4, 1 माइनस T2 आपका है 300, T1 आपको निकालना है तो 300 अपॉन T1 बराबर 1 माइनस 0.4 तो बचेगा 0.6। T1 बराबर बचेगा 300 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 आ जाएगी। ठीक है, और 6 5 जा ये आ जाएगा 50, तो कितना 500 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में निकालना है 273 घटा दो तो 500 माइनस 273 तो T1 बचेगा ये 10 में से 3 गए 7, 9 में 7 गए 2 और ये बचा 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। तो 11वें का क्या आना चाहिए, ये तो केल्विन में ही दे रखा है। ठीक है जी, 11वें का ये आ जाएगा। ठीक है जी, 11वें का सी। क्लियर है। डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो इस तरीके से आप कर देते, कर लोगे ना, आसान है क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कंबाइंड फॉर्म बताओ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq बराबर dw प्लस du। ठीक है जी। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है dq बराबर t इंटू डी एस, या ds बराबर dq अपॉन t, कैसे कह लो। तो दोनों को मिला के लिखना है तो dq की जगह ये रख दो, तो t इंटू डी एस बराबर dw प्लस du। ठीक है, ये ऑप्शन होगा 12th का। TDS बराबर है U प्लस PDV। B वाला तो गलत है, देखो TDS उधर आ रहा है और C वाला भी गलत है, TDS इधर आ रहा है। तो A और D में से कोई सा होना चाहिए, माइनस होता नहीं बीच में, तो पहले वाला हो जाएगा। और क्योंकि आप जानते भी हो DW बराबर होता है P इंटू DV। ठीक है, तो TDS बराबर DU को पहले लिख लो इसी के अनुसार और DW की जगह तो P इंटू DV। तो इस तरीके से देखो ये ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आ जाएगा। यानी ये मिला जुला रूप है किसका, तो ये मिला जुला रूप है आपका किसका, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर होगा। ठीक है जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13।
देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। आपसे कहा 1 किलोग्राम ऑफ आइस, है ना, मास दे रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है जी। फिर आपसे कहा 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होती है वाटर में, तो यानी टेम्परेचर जो दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। फिर कहा सेम टेम्परेचर, है ना, मतलब जो आइस जो है कन्वर्ट होती है वाटर में सेम टेम्परेचर पर, है ना, टेम्परेचर सेम रहता है। लेटेंट हीट बताओ आइस की, है ना, और लेटेंट हीट दे रखी है बल्कि L बराबर जो गुप्त ऊष्मा रहती है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये ग्राम में है तो इसे भी ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम में। और आपसे कहा चेंज इन एंट्रोपी बताओ, यानी डेल्टा एस। देखो डेल्टा एस का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है टी, या क्यू कह दो, ठीक है जी। और क्यू का फॉर्मूला होता है एम इंटू एल, लेटेंट हीट वाला। तो डेल्टा एस बराबर एम क्या है 1000, एल क्या है 80 कैलोरी पर ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 273। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके 8000 ये जो भी आएगा 80,000 बटे 273, ठीक है जी। इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, इसकी यूनिट कैलोरी है और इसकी कैल्विन है, तो यूनिट जो आएगी कैलोरी पर कैल्विन में आएगी। तो यही कहा कैलोरी पर कैल्विन में एंट्रोपी बता दो, तो एंट्रोपी क्या आएगी, डिवाइड करियो 293 आ जाएगा, ठीक है, कैलोरी पर कैल्विन। तो यानी ऑप्शन नंबर 13 का क्या है ए। तो इसका 13 का ए हो जाएगा 293, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, पढ़ो। कह रहा है इन प्रोड्यूसिंग कूलिंग, कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए बाई एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन या एडियाबैटिक डीमैग्नेटिक्स भी आप इसे कह सकते हो। तो इसके द्वारा कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए यूज़ करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है जी। यानी ये एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक तो आप समझते हैं, रुद्धोष्म, डीमैग्नेटाइजेशन यानी विचुंबकन, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म विचुंबकन, ठीक है जी। तो यानी चुंबक का गुण समाप्त कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा कूलिंग की जाती है, ठीक है जी। तो उसमें कौन से सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं, याद रखियो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आपका 14 का बी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन विच प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैं आपको बता दूं एंथैल्पी जिसे आप H कहते हो कांस्टेंट रहती है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये रहती है जूल थॉमसन इफेक्ट में। कौन से इफेक्ट में, जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है जी। इसे आप THROTT थ्रोटलिंग प्रोसेस भी कहते हैं। आपसे कभी ऐसा आ जाए तो आप याद रखियो थ्रोटलिंग प्रोसेस या जूल थॉमसन इफेक्ट में एंट्रोपी जो H है, बल्कि एंथैल्पी जो H है, एंट्रोपी तो Q वो S होती है, एंथैल्पी जो H है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो किस में कांस्टेंट रहती है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। थ्रोटलिंग प्रोसेस भी इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसके बाद देखें, लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में इन विच प्रोसेस, ये तो हो गया, बल्कि लिखा है विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है जी। तो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सही है। F बराबर U माइनस टी एस होता है, ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है, हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, याद रखियो। दूसरा गिब्स एनर्जी फंक्शन है, ठीक है जी, G बराबर है H माइनस टी एस, ये भी बिल्कुल सही है। और आपका इंटरनल एनर्जी आप तो जानते ही हो भाई, डी क्यू बराबर होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है जी। तो डी यू निकालना चाह रहे हो तो क्या जाएगा, देखो मैं आपको बताऊं, डी क्यू बराबर है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो यहाँ से डी यू निकाल दो, क्या आएगा डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, तो ये भी ठीक है ना, क्लियर है। फोर्थ वाले में एंथैल्पी मैंने आपको बता दूं पढ़ा रखा है उसमें थ्योरी में,
टोटल हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, ठीक है जी, और प्लस पीवी प्रेशर, बल्कि यू है यहाँ इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम की मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट को, ठीक है जी, टोटल हीट एनर्जी कहते हैं, जिसे आप एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी का मतलब टोटल हीट एनर्जी, ठीक है जी। इसमें इंटरनल एनर्जी और पी और वी की प्रोडक्ट का सम होता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे लिखा है माइनस, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। गलत है मतलब यही बताना था गलत कौन सा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से चारों आपको याद रखने हैं फॉर्मूले जो बॉक्स में बंद किए थे मैंने। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बताओ। तो चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मैंने पढ़ा रखे हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी है एक तो आपका U, ठीक है जी, 17 का U हो जाएगा, और एक आपका हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है F, एंथैल्पी है H, और गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स फंक्शन जिसे आप कहते हैं, ये है आपका, है ना, फोर्थ का B हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? फोर्थ का क्या हो जाएगा? फोर्थ क्या? 17th, ठीक है। इसमें फोर्थ दे रखा है, मतलब ये दूसरी तरीके दे रखा है, तो 17th का B हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपका 17th क्वेश्चन था। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, गिब्स पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए कहा, ठीक है जी। तो गिब्स पोटेंशियल अभी मैंने आपको बताया था, G बराबर है H माइनस TS, और H बराबर अभी बताया था U प्लस PV। तो G की इसकी H की वैल्यू रखो, U प्लस PV और माइनस TS, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा? देख लो कौन सा है 18 का, देखो कौन सा है, U प्लस PV माइनस TS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी में तो अलग है सारा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से, है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके हम कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।